तो ये क्या है कि अब इसके ऊपर यह प्रश्न आता है कि आखिर ये बुद्धि है क्या चीज़ जो किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है और किसी के पास बहुत कम होती है ना। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये बुद्धि क्या चीज़ है। दरअसल क्या है कि ज्ञान और अनुभव के आधार पर ठीक निर्णय कर सकने की जो योग्यता होती है ना, जो ज्ञान और बुद्धि के आधार पर, ज्ञान और जो हमारे अनुभव रहते हैं उसके आधार पर सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय करने की जो क्षमता होती है वही ही वास्तव में क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है ना। वही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब उसी बुद्धि को हम कैसे बढ़ाएंगे, उस बुद्धि को बढ़ाने के उपाय हम आप सभी लोगों को बताते हैं, है ना। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एकाग्रता की, है ना। वैसे विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक कहा गया है, क्या, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, है ना। काग चेष्टा अर्थात काग की तरह, कौवे की तरह चेष्टा जो प्रयत्न करता है, काग चेष्टा, बको ध्यानम अर्थात बगुले की तरह जो ध्यान करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। बगुला आप सभी लोग देखिए ना, एक पैर पे खड़े होकर वो मछली को पकड़ता है ना। तो ऐसा ही हमारा ध्यान क्या है, बिल्कुल बगुले की तरह होना चाहिए, ठीक है। और कुत्ते की तरह जो जागता हो, बिल्कुल सचेत होकर वह सोता है, थोड़ी सी भी आवाज़ करे तो वो जाग जाता है ना। तो ये होता है क्या कि हमको बिल्कुल कुत्ते की तरह सोना चाहिए, बिल्कुल जागते हुए सोना चाहिए। और अल्पाहारी गृह त्यागी अर्थात कम भोजन करना चाहिए। अगर हम कम भोजन कर रहे हैं, अगर हम ठूस ठूस के भोजन करेंगे, अच्छा आज हमारी फेवरेट चीज़ बनी है तो हम क्या किए, चलो एक थोड़ा सा भूख लग रही लेकिन और ज़्यादा खा ले, पता नहीं कल मिलेगा ना मिलेगा, या फिर बहन लोग खा लिए तो भाई सब खा लिए तो हम क्या किए, ठूस ठूस के खा लिए। अब ठूस ठूस के खा लिए तो मस्त सो गए, नींद आ गई, है ना। अब जब नींद आ गई तब उसके बाद में कहाँ पढ़ाई पे ध्यान देंगे या फिर कहाँ किसी बातों की तरफ ध्यान रहेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, अल्पाहारी, है ना। गृह त्यागी अर्थात अपने मन को बिल्कुल मोह से दूर रखना, है ना। गृह त्यागी मतलब था वैदिक काल में, उस वक्त क्या था कि अध्ययन करने के लिए आश्रमों में जाया करते थे, है ना, वन में जाया करते थे, ठीक है। हाँ, आज की इस वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है कि हम लोग हॉस्टल जाते हैं, है ना, अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का मोह को त्याग कर। तो क्या है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए कि अल्पाहारी हमको एक तो खाने के ऊपर, अपने स्वाद के ऊपर क्या करना चाहिए, काबू करना चाहिए, है ना। और दूसरा विद्यार्थी पंच लक्षणम अर्थात यही कि लोग मोह माया से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग एकाग्रचित होकर अगर हम अपने किसी भी काम पे ध्यान लगाते हैं तो वो चीज़ हमको क्या है, चिरकाल तक, लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा, है ना। और उसके बाद क्या कहा गया है कि एकाग्रता से कार्य शक्ति में उत्तेजना आती है। हम लोग किसी भी चीज़ को एकाग्र होकर कर रहे हैं तो वो कार्य में क्या है कि हम लोगों को उत्साह भी आता है ना। और ये सारी चीज़ें एकाग्रता से क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, विषय को भी मनोरंजक या फिर खेल की तरह भी लेंगे तो फिर भी क्या है कि वो चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहती है ना। तो क्या है कि वो लंबे समय तक याद रहती है अगर हम लोग एकाग्रचित्त होकर उसको हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग उसको देख रहे हैं। तो और क्या करना है कि एकाग्रचित्त हमारा मन कब होगा, जब हमारा मन उचटने लगता है या फिर थकने लगता है, तो उस वक्त हमको क्या करना है, अपने मन को दूसरे कामों में लगाना है। जैसे हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, एक विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हमने हिंदी विषय को निकाला, हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अब क्या है कि थकावट आने लग गई, मन हमारा थक गया, है ना। तो इस बीच हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम कर लेते हैं, चलिए थोड़ा बुक इधर उधर फैला हुआ है उसको थोड़ा समेट लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर लेते हैं, है ना। अगर हम लोग एक ही काम की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें हमको उबाऊपन आ जाता है। तो हमको क्या करना है कि अपने आप को दूसरे कामों में भी लगाए रखना है ना। और क्या है कि अपने काम में आने वाली वस्तुओं को साफ सुथरा और सजा कर रखना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी एकाग्रता
जोर रहती है जिस काम को लेकर, उसमें हमारा क्या होगा कि एकाग्रचित बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि हमारी कब बढ़ेगी? जब हम लोग किसी चीज को जानने के लिए हम में वो जिज्ञासा हो, है ना। जिज्ञासा जब तक ना होगी उस चीज को जानने की, तब तक हमारे अंदर उस चीज को क्या है कि लंबे समय तक हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। अगर आपके अंदर में कोई भी गणित के प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ आप लोग उसको उस समय बोला गया, आपके स्कूल के शिक्षकों ने वो प्रश्न को होमवर्क के तौर पे दे दिया, तो आप लोगों ने वो दिया है इसीलिए उस काम को निपटाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है कि अगर 11 + 11 कितना हुआ? 22 हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से और प्रश्न हैं, तो उन सारे प्रश्नों को जिसमें हमको क्या है कि जोड़ना है, तो वो जोड़ने से इस तरीके से उत्तर आ रहे हैं। तो ऐसे उत्तर क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, अगर उसको जानने के लिए अगर हमारे मन में जिज्ञासा नहीं रहेगी, तो क्या है कि इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों के क्या लंबे समय तक बिल्कुल भी हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, है। और क्या है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो चुंबक की तरह रहता है। चुंबक जैसे देखते हैं, चुंबक क्या है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। जहाँ पे भी लोहा रहता है उसको चुंबक आकर्षित करता है। उसी प्रकार से हमारा यह मस्तिष्क भी कैसा होना चाहिए कि हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ये जानने के लिए हमारा मस्तिष्क हमेशा उतावला रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद आगे आता है कि संगति। अगर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है, हमारी बुद्धि को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संगति भी हमको अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, जो लोग जिनका व्यसन में मन लगे रहता है, फैशन में मन लगे रहता है, अगर उन लोगों के बीच में हम पड़ जाएंगे तो हमारा मन भी उन्हीं की तरह होने लगेगा। अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, मन में हमेशा वासना, घृणा, द्वेष, यही सारी बातें आते रहेंगी। आप लोगों को जैसे बताया गया था कि सुबह आप लोगों के समय बातें जब चल रही थी, है ना, कि जब एक कटोरी में जब गोबर डाला हुआ रहता है, तो उस गोबर में अगर कोई व्यक्ति आके खीर आपको परोसना चाहे और आप उस गोबर वाली कटोरी को सामने रखेंगे, तो क्या आप उस गोबर रखे हुए कटोरी में उस खीर को डालना पसंद करेंगे? और उस डले हुए गोबर में क्या वो खीर को डला हुआ रहेगा, उसको खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत संगति में पड़ गए, तो हमारे मन में हजार तरीके की क्या है कि बुरे विचार घुसे हुए रहेंगे। अब ऐसे में अच्छी अच्छी बातें क्या उसमें घुसेंगी? अच्छी अच्छी बातें क्या उसमें जाएगी? बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो इसीलिए मन को साफ रखने के लिए क्या है जरूरी कि हमको अच्छी संगति करनी है ना। और बुद्धिमान बनने के अभिलाषी को अधिक योग्यता वालों से मित्रता, अनुकरण करनी चाहिए, उनसे स्पर्धा करनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। और सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ना। और हमेशा स्पर्धा भी किसके साथ रखनी चाहिए? जो आप लोगों से ऊंचा हो, ऊंचा मतलब जो बुद्धि में ऊंचा हो, ऐसे लोगों से आप लोगों को स्पर्धा रखनी हो, ऐसे लोगों से आप लोगों को कंपटीशन की भावना रखनी है। ये नहीं कि जो आप लोगों से कम नंबर ला रहे, अरे अपने आप को खुश रख रहे हैं कि अरे क्या होगा, हम भी तो, अगर हमारा क्या है फेल, चलो 3rd डिवीज़न आ गया, तो आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो फेल हो गए हैं उनको देखो ना, हम तो कम से कम 3rd डिवीज़न तो ले आए हैं, ये बोल के हम अपने आप को खुश कर दिए। तो क्या आप लोग इतनी छोटी चीज़ों में आप लोग खुश हो जाएंगे? जिनको आगे पढ़ना है वो तो कंपटीशन देखेगा, वो तो स्पर्धा देखेगा कि जो मेरे से ज़्यादा नंबर लाए हैं, मेरे को उनके जैसे बनना है, उनके जैसे रहना है अपने आप।
तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग कैसी संगति करना चाहेंगे, कैसे लोगों से संगति करना चाहेंगे? जो कम नंबर लाते हैं या फिर जिनकी यानी कि व्यवहार भी बिल्कुल गलत दिशा में है, जो बिल्कुल व्यसन और फैशन में अपने जीवन को बिल्कुल लगा रखे हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सोच लीजिए, ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे तो मज़ा बहुत आता है। आता है? अब बहुत लोगों को पता होगा, आता है क्या? अच्छा देखिए, यहाँ पर तो आप लोग जवाब भी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आता है? अच्छा चलो, आता है, मतलब बताने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे हैं। आता है? अच्छा ऐसा बोलिए ना तो, कि हमने तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं की है तो हम लोगों को कैसे पता है ना? बिल्कुल सही। तो क्या है कि जो लोग बुरी संगति में रहते हैं उनके मस्तिष्क में हमेशा कचरा भरा रहता है ना? तो इसीलिए हमको क्या करना है कि अपने आप को, अपनी बुद्धि को उस दायरे में विकसित करना है और उसके वातावरण को क्या है कि श्रेष्ठ बनाए रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अपनी बुद्धि को और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा चिंतन है वो चिंतन को क्या करना पड़ेगा? स्वार्थ चिंतन बनाना है। क्या स्वार्थ किसको बोला जाता है? सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना? लेकिन क्या हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है? चलिए आगे इसमें क्या बोल रहे हैं? संबंधित काम में सफलता मिलने पर होने वाले लाभ का चिंतन, स्वयं को सफलता प्राप्त करने पर होने वाले लाभ का चिंतन, हमेशा अपने बारे में सोचना ये गलत बात है ना? कहीं पे भी अगर किसी का लाभ हो रहा है, ठीक है, उस वक्त हम सबसे पहले सामने वाले को महत्व देते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं, तो कैसा होगा? ये तो ऐसी हो गई कि हम पानी से भीगने से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अपनी छतरी को ही हम फटी हुई रख रहे हैं। हमारी छतरी कुछ फटी हुई है और हम दूसरों को भी पानी से बचाना चाहते हैं, तो उस फटी हुई छतरी से क्या हम उसको बचा सकते हैं पानी में भीगने से? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वार्थ चिंतन, मतलब कि पहले अपने आप को विकसित करना है, अपने आप को क्या करना है? सुदृढ़ करना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे? कि हम सफलता की राह की ओर आगे अग्रसर होते चलें और हमको सफलता मिले। इस हेतु हमको क्या करना है? ऐसे अपने बारे में और अपने इस प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए चलना है। बढ़ाते हुए चलेंगे ना? चलिए अब इसकी बात क्या है? प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन का भी जादू कैसा होता है पता है ना आप लोगों को? जहाँ पे दो बच्चे या फिर एक ऐसा यानी कि प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, आप लोग स्कूलों में रहते हैं, स्कूलों में भी आप लोग देखिए कई सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, जहाँ दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है कि जो अभी तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, खास करके दौड़ प्रतियोगिता में आज तक वो कभी भाग ही नहीं लिया हुआ है, लेकिन उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि अरे आप में ऐसी क्षमता है भाई कि आप तो बहुत तेज दौड़ते हो, किसी को भी आप हरा सकते हो। और एक तरफ एक व्यक्ति है, एक ऐसा विद्यार्थी है जो आता है, फर्स्ट आता है, दौड़ में फर्स्ट आता है, लेकिन उसको क्या बोला जा रहा है? अरे रहने दो, ये जो अब की बार जो प्रतियोगिता में आई हुई है ना, वो तो एकदम अच्छे को हरा देती है, जबकि उसके बारे में उसको पता नहीं है और उसको बस हतोत्साहित किए जा रहे हैं, और जबकि वो हमेशा प्रथम आ रहा है। समझ रहे हैं बातों को? अब उसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि तुम तो अरे नहीं हो पाएगा, देखना इस बार तो तुमको हारना ही हारना है। और एक तरफ जो अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, उसको उत्साहित किए जा रहे हैं कि अरे जो है वो कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा दौड़ते हो। अब इन लोगों का कंपटीशन हुआ, अब इस प्रतियोगिता में बोलिए सब लोग चीयरअप कर रहे हैं उसको जो बिल्कुल प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है ना, उसको बोल रहे हैं कि अरे दौड़ो दौड़ो। मान लीजिए एक सीता है और एक गीता है, सीता बिल्कुल भाग नहीं ली हुई है और गीता हमेशा अव्वल आ रही है। गीता को कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भागो करके, लेकिन सीता को बोले जा रहे हैं अरे भागो सीता, तुम बहुत अच्छा दौड़ रही हो, भागो भागो। अब ये सीता तो बोलेंगे भाभी मेरे को सबको इतना अच्छा उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब देखिए उसके अंदर का ऐसा उत्साह कि वो दौड़ते दौड़ते आगे वो प्रथम। होता है कि नहीं ऐसा? आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसा
किसी ने आपको किसी काम के लिए प्रोत्साहित किया और आप उस काम में सफल हो गए, जबकि आप लोग को लग रहा था कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ है ना। और कभी भी ऐसा भी हुआ होगा जब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चारों तरफ से नकारात्मक बातें सुनने को मिली, जिसके कारण आप लोग असफल हो गए। तो वो सारी आप लोग अपनी बातों को हम लोगों को लिख के जरूर बताइएगा, है ना। जो आप लोगों को दिया जाता है ना होमवर्क, तो ये सारी बातें अपनी विचारों को आप लोग कॉपी में लिखिएगा रात को सोने से पहले, कि हम लोगों के साथ में सकारात्मक बातें, जिसमें हमको क्या है कि प्रोत्साहित किया गया तो हम सफल हो गए, और एक तरफ नकारात्मक बातें हुई तो हम असफल हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा जो उदाहरण है कि एक नेत्रहीन सन्यासी के प्रोत्साहन से युगांतरकारी ऋषि का जन्म हुआ, जो अभी हमने आप लोगों से बताया है ना, कि कैसे प्रोत्साहन से एक यानी कि व्यक्ति क्या है कि असफल हो रहा है, लेकिन वो भी सफलता की राह पे वो अपना झंडा गाड़ देता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति स्वामी गिरजानंद सरस्वती है ना, स्वामी गिरजानंद सरस्वती जो कि नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने दयानंद सरस्वती, जिसको आप सभी जानते हैं, है ना, उस सन्यासी को प्रोत्साहित करके इस प्रकार से उन्होंने सामने गढ़ा कि पूरे युग को बदलने की क्षमता वो रखते हैं। वैसे उन्होंने पूरे युग को बदल दिया। तो ऐसे प्रोत्साहन से ऐसे बल मिलता है ना। और दूसरा क्या है कि बड़ी योग्यता वालों से स्पर्धा करनी चाहिए और स्वयं के पीठ ठोके। जब भी कोई एक अच्छा काम करते हैं तो फिर कोई हम लोगों को मोटिवेट करे या ना करे, कोई हम लोगों को प्रोत्साहित करे ना करे, वेरी गुड, अरे बहुत अच्छा किया, ठीक है, ये बात हमेशा रखिए। तो फिर क्या है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमको सफलता मिलेगी, और उस काम को क्या है कि कर रहे हैं तो हम लोगों की क्या है कि वो सारी चीज़ें हम लोगों को चिरकाल तक, लंबे समय तक वो सारी चीज़ें याद भी रहेंगी, है ना। अब क्या है कि प्राप्त जानकारी का क्रियात्मक अभ्यास, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के तरीके हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, इसके लिए क्या है कि कुछ भी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं तो, या फिर कोई चीज़ को हम लोग याद करना चाह रहे हैं तो उसको क्रिया रूप में हम लोगों को परिणित करना है। क्रिया रूप में कैसे परिणित करना है, जैसे हम लोगों को कोई नंबर, अगर हम लोग मोबाइल में कोड वर्ड डालते हैं, है ना, पासवर्ड डालते हैं, और हम लोगों को पासवर्ड भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? छोटा सा नंबर रहता है, 4 नंबर का डिजिट डालना रहता है मोबाइल में, लेकिन उस नंबर को भी भूल जाते हैं। होता है कई बार, होता है। चाहे हम लोग चाहे फेसबुक चला रहे हैं या फिर व्हाट्सएप चला रहे हैं, जब भी ये सारी चीज़ों में जब कोड वर्ड डाला जा रहा है या फिर किसी लॉकर का नंबर हम लोगों को डालना है तो हम लोग भूल जाते हैं नंबर को। एग्जाम में बैठना है तो फिर उसमें गणित की जो यानी कि इसका हल निकालना है उस सूत्र को भूल जाते हैं। इतिहास में जो सन याद करने को रहता है वो सन को भूल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे याद रहेगी, उसको क्रिया के रूप में हमको परिणित करना है। मान लीजिए कि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित यह रचना याद है? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कौन से सन में हुआ था? 1857। तो अब इस वर्ष को याद करना है तो इसके लिए हम लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइन को हमको याद कर लेना है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, युद्ध यानी कि लड़ने वाली प्रथम महिला हमारी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो हमको वो सन याद नहीं हो रहा है तो सुभद्रा कुमारी की इस कविता को याद कर लिए, है ना। और अगर किसी का जन्मदिन हम लोगों को याद करना है, 1983 ये जन्मदिन मान लीजिए कि ये सामने बैठी हुई इस गुड़िया का जन्मदिन है, ठीक है, या फिर किसी महापुरुष का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को आप लोग अपने मोबाइल के कोड नंबर में डाल दीजिए। तो मोबाइल को तो बार बार हम लोगों को छूना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, तो वो ऑलरेडी हम लोगों को याद नहीं जाएगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी अगर हम लोगों को चीज़ों को याद करना है तो उसको क्रिया रूप में हम लोगों को डाल देना है। क्रिया रूप में डालेंगे तो वो चीज़ हम लोगों को हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा, और जब भी उससे संबंधित जब चर्चा चलेगी तो हमको सबसे पहले वो क्रिया याद आएगा, है ना। और आगे क्या है कि हमारी बुद्धि को बढ़ानी है, बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है, तो ज्ञान संचय करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को एकत्रित करना है। और ज्ञान को एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अनेक जानकारियों और विषयों से मस्तिष्क को भरना आवश्यक होता है। जानकारी जहाँ तक हो सके हमको इकट्ठा करनी है, जिधर से भी हो सके हमको जानकारी इकट्ठी करनी है। पहले क्या था कि वैदिक काल में हमारे पास गुरु हुआ करते थे, गुरु हम लोगों को पूरी जानकारी देते थे, परिवार हमें जानकारी अब भी देता है। लेकिन आज हम लोगों के बीच में मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें ऐसे एक गूगल महाराज जिसको कहा जाता है ना। ये जो मोबाइल है ये कम गुरु के समान नहीं है, लेकिन इस मोबाइल का ये है कि इसका इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, मतलब इसमें अच्छी जानकारियाँ भी हैं। तो हमको क्या करना है कि उन जानकारियों को देखना है। मोबाइल में ऐसी अच्छी जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को हम लोगों को पढ़नी है। यूट्यूब में अच्छी जानकारियाँ आ रही हैं, गूगल में बहुत अच्छी जानकारी आ रही है। वो सारी जानकारियों को हमको क्या करना है, क्या करनी है, उन जानकारियों को जानना है और याद रखना है ना। और क्या करना है, उत्तम पुस्तकों को पढ़ना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, योग्य व्यक्तियों से पूछना है और ज्ञानपूर्ण वातावरण में रहकर प्राप्त भी करना है। इस सारी चीज़ों को अच्छी पुस्तकों की संगति करेंगे। अगर हम लोग अच्छी पुस्तकों की संगति कर रहे हैं तो वो पुस्तक हमारे लिए एक अच्छे दोस्त की तरह होता है ना। आज आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, वेद हो, पुराण हो, ये समस्त जितने भी ग्रंथ हुए हैं, सारे के सारे ग्रंथ क्या है, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान इन सारे ग्रंथों में रहता है ना। आप लोग अपनी समस्याओं से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित बातों को लीजिए, हमको कैसा बेटा बनना है, बेटी कैसे बनना है, किस प्रकार से यानी कि पुत्र वधू बनना है, पत्नी कैसा हो, राजा कैसा हो, रामायण को निकाल के देखिए। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ पे लोग मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे हम अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें, उसको जानना है तो गीता के पाठ पढ़ें। तो इस प्रकार से जितने भी वेद पुराण हैं, ये सारी अच्छी पुस्तकों को अगर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो अच्छे पुस्तक क्या कहलाएंगे, हमारे मित्र कहलाएंगे और हमारी समस्त समस्याओं का वे भी समाधान करते हुए चले जाएंगे। और हमारी बुद्धि उन अच्छी पुस्तकों की संगति में क्या होती चली जाएगी, पावरफुल होती चली जाएगी, चार्ज होती चली जाएगी। जैसे हम लोगों का मोबाइल को एक लिमिट समय तक वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ज़्यादा समय तक चलाओ तो होता है कि नहीं। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है ना। इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, इसको चार्ज करो तब जाके फिर मोबाइल फिर से चालू हो जाता है। वैसे ही क्या है कि जीवन की दिनचर्या में हम लोगों का क्या है कि कभी इधर से झगड़ा हो रहा है, कभी उधर से किसी के साथ में मनमुटाव हो गया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है। अगर बहनों से झगड़ा हो गया या फिर हमने दोस्तों से झगड़ा करके आके बैठ गए, तब उसके बाद अगर आप लोगों को कोई ज्ञान चर्चा करे या फिर आप लोगों से कोई बातें करे, तो उस समय चिड़चिड़ाहट और गुस्सा कैसे दिमाग की बुद्धि का क्या होता है, स्विच ऑफ होता है ना। तो इसके लिए फिर से चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छे पुस्तकों की संगति करनी पड़ती है ना। अब इसके बाद क्या है कि हमको अपने आप को पाप कर्मों से बचा के भी रखना है। अच्छी पुस्तक जिस प्रकार से हमारी बुद्धि को एक अच्छे दोस्त की तरह सन्मार्ग की ओर बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है कि हमको पाप कर्मों से बचाने का भी काम ये क्या करते हैं, सत साहित्य करते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा 3200 पुस्तकें लिखी गई हैं।
जीवन के हर क्षेत्र, हर पहलुओं से, चाहे विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, राजनेता हो, समाजसेवी, हर क्षेत्र से संबंधित इसमें रचनाएं लिखी गई। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है ना। तो ये सारी पुस्तकों को पढ़ के क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने मस्तिष्क को ऐसा विशाल बना सकते हैं कि जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो, ढेर सारी इसमें ज्ञानवर्धक बातें रहेंगी। और वो सारी ज्ञानवर्धक बातें ऐसी नहीं रहेंगी कि बस जब तक है तब तक है, उसके बाद में छू हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। वो चिरकाल तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, है ना। और विद्यार्थी भावना, अगर हम लोगों को बुद्धि को, अपने बुद्धि को अच्छा बना के रखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थी भावना रखनी पड़ेगी। आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थी होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन भर अपने आप को विद्यार्थी की तरह ही रखना क्या होता है, विद्यार्थी भाव होता है। विद्यार्थी कौन होता है, जो ग्रहण करना जानता है। ग्रहण करना, जब शिक्षक कुछ बता रहा है तो एकाग्रचित होकर वो सुनता है। सुनते हैं कि नहीं आप लोग? सुनते हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि शिक्षक बता रहे हैं और इधर ध्यान खिड़की की तरफ चला गया तो थोड़ा देखे तो कौन आ रहे हैं, या फिर इधर बगल तरफ देखे कि देखिए ये सहेली क्या कर रही है, ये कुछ कुछ लिख रही है, चलो दिखाना क्या दिखा रही है, इधर टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या फायदा, क्या सुन रहे हैं। ऐसा होता है क्या? कुछ कुछ होते हैं विद्यार्थी, उनको विद्यार्थी नहीं कहा जाएगा। स्कूलों में पढ़ना ही विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी वास्तव में वो होता है जो ग्रहण करना जानता है, जो दिया जा रहा है उसको ग्रहण करने के लिए जानता है, उसको सीखने की ललक होती है, वो विद्यार्थी होता है। और क्या है कि जिज्ञासु को कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हमेशा क्या है कि विद्यार्थी कौन होता है, जो लेना जानता है, जो देना जानता है, हाँ, जो लेना जानता है, ग्रहण करना जानता है ना। और ग्रहण तभी करेगा जब उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, कुछ को प्राप्त करने के लिए वो लालायित होगा, तभी जाकर वो क्या होगा कि उसको वो ग्रहण करेगा और अपनी बुद्धि को वो विशाल बनाएगा, अपनी बुद्धि को वो श्रेष्ठ बनाएगा। कट्टरपंथी का मतलब कि बिल्कुल अडिग होकर रहना, अरे नहीं, जो हमने मान लिया है बस वही बात सही है, बाकी जो बता रहे हो ना वो तो हो ही नहीं सकता। आपने कहीं से सुन लिया, ठीक है, कहीं से आपने सुन लिया, ठीक है, आजकल मोबाइल में जो भी जानकारी आ रही है जरूरी नहीं कि वो सही है। वास्तव में जो गुरु बता रहे हैं उनकी बातों में तर्क रहता है ना, हम उनसे तर्क कर सकते हैं और हम लोग सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मोबाइल में जो जानकारी दी जा रही है जरूरी नहीं कि वो सही है, लेकिन हमने मोबाइल से कोई जानकारी प्राप्त कर ली कि अमुक अमुक क्या बोलना चाहिए कि मान लीजिए कि आजकल राम जी के बारे में अपशिष्ट बातें सोशल नेटवर्क में कही जा रही है ना, सोशल मीडिया में कही जा रही है, वहाँ से आपने सुन लिया राम जी के बारे में कि ऐसा ऐसा बात है करके, गलत बातें इनके बारे में बोलेगी, आपने मन में बिल्कुल ठान लिया कि नहीं, गूगल, ये मोबाइल कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा अपने मन को कट्टर नहीं बनाना है। अपने क्या, आप लोगों को बताया गया ना कि बुद्धि किसको कहा जाता है, जिसमें क्या है, अनुभव के द्वारा और ज्ञान के द्वारा जिसको संचय करने की क्या है कि प्रवृत्ति रहती है, वो उसको संचय करके तो सही और गलत का निर्णय करने की जिसमें क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है ना। तो हमको क्या है कि कट्टरपंथी नहीं रहना है, सही गलत को समझना है। और उत्तम स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि भी तभी काम आएगी जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बुद्धि क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह रहे, सभी चाहते हैं कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम हर कोई चाहते हैं कि जिनको आयरन मैन कहा जाता है ना, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ऐसे विशाल बुद्धि के ज्ञान की संज्ञा करता हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हमारी भी बुद्धि तीक्ष्ण होकर के हम सभी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर जब साथ नहीं देगा, पढ़ने के लिए बैठेंगे, कोई चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन उधर से कमर दर्द देगा, है ना, और या फिर इधर से हाथ सिर दर्द देगा, या फिर इधर से इधर खुजला रहा है, या फिर इधर से फिर क्या है कि पेट दर्द दे रहा है,
तो अगर शरीर साथ नहीं देगा तो ऐसे में आप लोग बताइए कि किसी चीज़ के ऊपर आप लोग एकाग्रचित होकर उन बातों को क्या ग्रहण कर पाएंगे? कर पाएंगे ग्रहण? नहीं ना। तो इसके लिए क्या है कि हमको अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना है और हमारे स्वास्थ्य को हमेशा क्या करना है कि ठीक रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर स्वस्थ हमारा शरीर नहीं रहेगा तो इसमें मन में हमारा यानी कि स्वस्थ मन में क्या है कि बुद्धि कैसे आएगी? ठीक। अब क्या है कि भला इंसान जिस प्रकार से बिल्कुल गंदा रहेगा, ठीक है, टूटे फूटे झोपड़ी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। गरीबी में भी एक अलग खुशबू होती है, गरीबी में भी एक अलग मज़ा होता है, लेकिन गंदगी में बिल्कुल मज़ा नहीं रहता। छोटा सा कमरा हो लेकिन उसको भी व्यवस्थित